हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस के साथ ना। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं। जो आपकी अलजेब्रा वाली यूनिट है उसमें मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 एंड डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 4 दोनों काउंट होते हैं। दोनों का मिला के हम देखें तो अप्रोक्स 10 मार्क्स का वेटेज रहता है, जिसमें से ऑलमोस्ट 5 मार्क्स मैट्रिसेस से होता है और 5 नंबर का आपका आता है डिटरमिनेंट से। कंपेरेटिवली आसान चैप्टर है और दोनों चैप्टर्स थोड़े से लिंक्ड भी हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी हम जो डिटरमिनेंट पे बात करेंगे कि देखिए मैट्रिक्स में ऐसा होता था, उसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें आएंगी। तो आप दोनों चैप्टर्स को एक साथ करें, है ना। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऐसा ना हो कि एक बार मैट्रिक्स कर लिया फिर आप दूसरे और चैप्टर्स पे चले गए फिर बाद में डिटरमिनेंट कर रहे हैं। एक साथ लेके जाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी दोनों चैप्टर्स के अंदर। ठीक है। तो आप लेक्चर्स को अच्छे से देखें। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हो आप उनको अच्छे से एक बार फिर से करके देखें क्लास के बाद कि आपको आया या नहीं आया। और देन आपको हर एक क्लास के एंड में अपन बता के चलेंगे कि भाई अब आप इसके बाद एनसीईआरटी से ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो, तो वो आप सॉल्व करते चलें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो सबसे पहली बात, मैट्रिक्स होता क्या है, किसे कहते हैं। So matrix is an ordered rectangular array of numbers और functions। ठीक है। देखिए क्या मतलब है रेक्टेंगुलर एरे का। रेक्टेंगुलर मींस ये तो अपने को समझ में आ गया कि भाई कुछ रेक्टेंगल शेप जैसा दिख सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए पहली बार रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैं नंबर्स ले रहा हूँ इस बार, है ना। 2 1 3 5 2 4, है ना। ये इसको हमने नाम दे दिया ए। हम इसको बोलेंगे ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। अच्छा, सबसे पहली बात इससे पहले और कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यों हम इस तरह से लिखते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि मैट्रिक्स बस डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में। किस तरह का डेटा और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज करिए मैं इसी एग्जांपल में ले लेता हूँ। सपोज कि एक क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, पी एंड क्यू, मैं उनको नाम दे रहा हूँ, ठीक। पी क्यू। और मैं कह रहा हूँ इन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरा डेटा हो गया, ये टू स्टूडेंट्स के मार्क्स, और मुझे रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट करने हैं। तो मान लीजिए तीन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो ये मेरा एरे बन गया कि भाई मिस्टर पी या स्टूडेंट पी जो है उसकी फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री, मैथ्स। सिमिलरली क्यू के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसको मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे। अब मैं ये मैंने लिया स्टूडेंट्स का नेम पी एंड क्यू, एंड मार्क्स मैं इधर ले आया। पी के लिए 2 1 और 3, क्यू के लिए था 5 2 एंड 4। ये फिजिक्स, ये आपकी क्या हुआ है, केमिस्ट्री, और ये आपके लिए हो गया मैथ्स। तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। यही है रेक्टेंगुलर एरे, हमेशा इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है, ये मतलब ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर हुई, मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इसमें नंबर या फंक्शंस है, जैसे मैंने ये नंबर्स लिए हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कोई मेरे से पूछे कि मैट्रिक्स ए है, उसकी एंट्रीज क्या क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 1 3 5 2 एंड 4, दीज आर द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। So जो horizontal lines of elements are said to constitute rows of matrix and vertical lines are said to constitute columns. Means ये जो horizontal line है ना, we will say these lines rows, right? This is row 1, this is row 2, और जो ये columns है ना, vertical lines है, उनको हम कहेंगे क्या, columns। तो मैं कह सकता हूँ कि ये है रो 1, ये है रो 2, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहाँ पे अपन क्या कहेंगे,
कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आर 3, R1, R2, R3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं और यहाँ पे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया रिप्रेजेंटेशन, और ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे अपन चलेंगे, उससे पहले देख लीजिए, इसी एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे अपन। जैसे इस मैट्रिक्स में हम देखें कितनी रो है? 2, और इसमें कितनी है? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n। m into n या m cross n कुछ भी बोल सकते हैं, और सिंपली m cross n मैट्रिक्स रीड कर सकते हैं, m by n मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। मतलब क्या हुआ? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज, जो अभी अपन ऊपर देख रहे थे, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज, मान लीजिए इसमें मैं 3 रो बना रहा हूँ, R1, R2, R3, और इस बार अपन 3 ही कॉलम रखते हैं। चलिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, राइट। इफ नंबर ऑफ रोज आर m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर n, तो m क्रॉस n। तो यहाँ पे 3 है रो और 3 है कॉलम, मींस जो फर्स्ट नंबर पे जो चीज आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ रोज। और जो सेकंड नंबर पे चीज आपके नंबर लिखा हुआ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जब हमें ऑर्डर पता चल गया मैट्रिक्स का, then we can say that this matrix constitute how many number of rows and how many number of columns, right? So देखिए, ऊपर वाले एग्जांपल पे वापस चलता हूँ। जैसे अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। इसको मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिखना है। ऑर्डर जब पूछा जाए तो m क्रॉस n और m बाय n, मतलब 2 बाय 3 और 2 क्रॉस 3। वहीं अगर हम इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो नंबर ऑफ रो है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 इंटू 2 या 3 क्रॉस 2 या 3 बाय 2, राइट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या होती है? जो ये एलिमेंट्स हैं, है ना, जो हमने कहा था ये एंट्रीज हैं, वो एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स का भी नोटेशन होता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, इसको हम कहते हैं ए आई जे, किसी भी एलिमेंट को, है ना। देखिए, जब भी हम मैट्रिक्स को नेमिंग देंगे, है ना, तो कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं जनरली, और जब भी एंट्रीज को हम यूज करेंगे तो स्मॉल लेटर्स में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये स्टैंडर्ड जनरल नोटेशन है, ठीक। ए आई जे क्या है? देखिए अगेन, हम कह रहे थे पहला वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर में, और दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पे भी जब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए आई जे से, तो आई होता है रो के लिए और जे होता है कॉलम के लिए। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला A11, कि A11 क्या है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? तो ए में मैं देखूंगा तो कौन है? 2। तो मैं कह सकता हूँ 2 जो है वो A11 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। लाइक मैंने कहा A23, तो 2 पहला वाला नंबर रो के लिए, दूसरा वाला नंबर कॉलम के लिए। तो वो एलिमेंट कौन सा? एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, राइट। तो ये ए आई जे रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एलिमेंट कौन सी रो और कौन से कॉलम में बिलोंग करता है, राइट। सो देखिए आगे देखते हैं और क्या क्या है अपने पास। ये हो गया अपना ऑर्डर m क्रॉस n और m बाय n। द एलिमेंट ए आई जे इज एन एलिमेंट लाइंग इन ith रो एंड jth कॉलम, है ना। I means first one is for row, second one j is for column and is known as the ijth element of A। तो ये चीज क्लियर हो गई। Now, number of elements in a m cross n matrix will be equal to mn। कि अगर भाई कोई m cross n की
मैट्रिक्स है मेरे पास, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए। तो सिंपल सी बात है, देखिए जैसे अपन और एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। इस बार अपन नंबर्स में लिखेंगे, सॉरी लेटर्स डाल देते हैं जनरल। ए बी सी डी ई एफ, ये कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए बी सी डी ई एफ है वो हमारी एंट्रीज है मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा इसका तो वो लिखूंगा 2 into 3। कई बार आपको यहाँ पे भी लिखा मिल सकता है बॉटम पे, बॉटम कॉर्नर पे, तो यहाँ पे भी हम ऑर्डर को लिख देते हैं। ठीक है। अब अगर मेरे से कोई पूछा जाए ए आई जे के बारे में, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, तो देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो ये एलिमेंट। तो A11 का काम कौन कर रहा है हमारा, ए। कोई पूछे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कौन आ गया वहां पे, डी। इसी तरह से A21, सॉरी 21 हो गया, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, डी। इसी तरह से किसी ने बोला 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो ई। एंड सिमिलरली A13 एंड A23, राइट। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए। तो अगर 2 into 3 या 2 × 3 का है, तो देखो क्लियर सी बात है, नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। सो 2 रो एंड 3 कॉलम्स, सो हर एक रो में 3 एलिमेंट्स होंगे। टोटल 2 रो है, तो 2 into 3 टोटल 6 एलिमेंट बिलोंग करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। मीन्स अगर 2 × 3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 × 3 है, तो आप सिंपली 2 into 3 कर दीजिए, मीन 6। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर 6 होंगे। अगर जैसे मैं इसकी बात करता 3 × 3, तो 3 रो है हमारे पास और 3 ही कॉलम है। हर एक रो में 3 3 एंट्री, टोटल 3 रो है, सो 3 into 3 टोटल कितनी एंट्री होती है, 9 एंट्री। तो इसीलिए अगर ऑर्डर जो है हमारा m×n है, m×n है, तो आप सिंपली m और n को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वहां से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नोटेशन है ना। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट करना है और मैंने नाम दे दिया ए आई जे। क्या है, ये एलिमेंट्स है, एंट्री है, और मैंने एक बॉक्स बना दिया छोटा सा, जैसे बाहर लिख दिया m×n, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, m×n की है। तो जब इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे डिटेल एलिमेंट्स के साथ, तो वहां पे टोटल m नंबर ऑफ रो लिखी जाएंगी एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स लिखी जाएंगी। तो ये अपन इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी, देखिए एक मैट्रिक्स गिवन है अपने को, मैट्रिक्स ए। हमसे पूछा है ऑर्डर बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स 2 3 3 1 एंड 1 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर, ऑर्डर में क्या होता है, नंबर ऑफ रो। फर्स्ट ऑफ ऑल m×n है ना, नंबर ऑफ रो देखेंगे अगर हम यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज है 3। सिमिलरली अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो भी कितने दिख रहे हैं अपने को यहाँ पे, 3, 1 2 3। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m×n 3 × 3। फर्स्ट वन इज फॉर रो एंड सेकंड वन इज फॉर कॉलम। सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमने कहा था कि भाई 3 × 3 का है, तो सीधा 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितने एलिमेंट्स, 9। और यहाँ पे तो अपन काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक ही एलिमेंट है ना, 7 8 9, राइट। लास्ट पार्ट, एलिमेंट 2 3 बताना है अपने को। अपन से एलिमेंट A31 भी पूछा गया है और A12 भी पूछा गया है। A23 का मतलब क्या है, फर्स्ट वन इज फॉर रो सेकंड वन इज फॉर कॉलम। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो देखते हैं सेकंड रो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड रो एंड देन थर्ड कॉलम। तो जहां पे हमारा ये पॉइंट आया, ये है हमारा एलिमेंट, और वो क्या है, x² - y। ओके, चलिए फिर A31 ट्राई करते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट आपका A31 है।
क्या है वो, 0। एंड नाउ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आपका कॉमन पॉइंट 1। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई, एकदम बेसिक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगेन वन मोर क्वेश्चन। They're saying that if a matrix has 28 elements, what are the possible orders it can have? And the next part is what if it has 13 elements? So first of all, we are going with first part. Matrix has 28 elements, then possible orders it can have. ये हमें बताना है। तो अपन जिससे अपन ने सीखा वैसे चलते हैं। भाई सपोज करते हैं लेट ऑर्डर इज m इंटू m क्रॉस n, ठीक है। अगर ऑर्डर m क्रॉस n है, देन उन केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। अपन ने सीखा कि वो तो m इंटू एन हो सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने दिया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 28। तो मैं ये कह सकता हूँ m इंटू एन की वैल्यू है यहाँ पे 28। तो मुझे ये बताना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले m क्रॉस n जो कि मेरा ऑर्डर है, ऐसे कितने ऑर्डर पॉसिबल है, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अपने को एक चीज क्लियर रखनी है, एम और एन क्या है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, इंटीजर्स में वो भी, है ना भाई। एक रो हो सकती है 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं ना मैं ये कह दूं कि 3/2 नंबर ऑफ रो हो सकती है। तो एम की वैल्यू कैसी रहेगी, इंटीजर रहेगी। सिमिलरली एन की भी इंटीजर, एंड स्पेसिफिकली पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो मैं यहां से एक टेबल बना देता हूं आपको, एम एन और एम एन, राइट। अभी हम यहाँ से पता लगा लेंगे भाई कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है मेरे पास। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम हो सकता है 1 हो, नंबर ऑफ रो 1 हो, एक ही रो उसमें। देन उस केस में एम एन तो फिक्स है 28 है, तो एन को क्या होना पड़ेगा, 28 होना पड़ेगा। जैसे अब एम 1 हुआ एन 28 हुआ, तो दूसरा केस इसके साथ एम 28 और एन 1 हो जाए, ठीक है भाई। एक रो हो 28 कॉलम्स, या फिर 28 रो और 1 कॉलम, एक और एक दो, ये केस हो गए। देखिए अगर किसी को लगे भाई एक रो क्या मतलब है, देखिए रो सिर्फ एक ही है, बस मैंने ऐसे करके ए बी सी डी इस तरह से टोटल 28 एलिमेंट्स लिख दिए। तो अगर कोई पूछेगा रो एक है, ये कॉलम है, तो ये 1 इंटू 28 इस तरह से। जब आप 28 और 1 की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ इस तरह से, कॉलम सिर्फ एक होगा, रो 28 होंगे, राइट। चलिए अब 1 से आगे बढ़ते हैं, 2 ले सकते हैं क्योंकि 28 का एक फैक्टर है 2। तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 14, बिकॉज प्रोडक्ट मस्ट बी 28। तो आप इसे इंटरचेंज कर दीजिए, क्योंकि भाई जो 2 इंटू 4, जैसे आपने यहाँ देखा, एक रो 28 कॉलम्स, ये मैट्रिक्स एक अलग मैट्रिक्स है, और वहीं एक कॉलम और 28 रो वाले, ये मैट्रिक्स एक अलग है, तो दोनों अलग अलग काउंट होंगी। सो दैट्स वाई 2 14 14 और 2 ये दो और काउंट हो गए। अब 28 का फैक्टर होना चाहिए नेक्स्ट नंबर एम। मैंने अगर एम की वैल्यू 3 रखी यहाँ पे, तो एन होगा 28/3, जो कि इंटीजर नहीं है। और हमने अभी भी क्या डिस्कस किया था, एम और एन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। सो एन की वैल्यू या एम की वैल्यू 3 तो नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू इज 4। अगर मैंने एम 4 लिया, एम एन 28 है, तो एन को होना पड़ेगा 7, एंड सिमिलरली 7 एंड 4 भी है, राइट। 4 के बाद 5, 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 7 7 में ले चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो आगे देखिए आप जाएंगे तो चीजें रिपीट होने लग जाएंगी। देखिए जैसे 8 नहीं है, 9 से डिवाइड नहीं होता, 10 11 12 ये सीधा डिवाइड होगा 14 से जाके। तो आप देखिए 14 वाला केस हम काउंट कर चुके हैं ना, और उसके बाद सीधा 28 वो भी काउंट हो चुका है। तो इसका मतलब अपने को आंसर मिल चुका है, वही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी आपके सामने है, कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं
जिनमें हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, 28. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो सेम काम करना है आपको। अब 13 वाला थोड़ा इजी काम हो गया है ना। अब m और n, m इंटू n की वैल्यू 13, और आपको पता है 13 एक प्राइम नंबर है, तो उसके तो 1 और 13 के अलावा और कोई केस हो ही नहीं सकते। तो या तो m1 n13 या फिर m13 n1, क्योंकि इसके अलावा 13 का कोई डिविजर होता ही नहीं है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स वेयर aij इज दिस। देखिए, तो इसका मतलब aij क्या है, उसका एक एलिमेंट है ना। अपने को बनाना है 2x2 का एक मैट्रिक्स। मान लीजिए उसका नाम है ए। अगर 2x2 का मैट्रिक्स बना रहे हैं तो क्या होगा भाई, 2 रो और 2 कॉलम। और ए आई जे उसका एलिमेंट अगर है तो आई नंबर ऑफ रो के लिए एंड जे नंबर ऑफ कॉलम के लिए। तो सी, दिस इज रो 1, here will be रो 2, here we will put column 1 and here column 2. So this element which is lying in first row and first column, I can write it A11. First row, first column. Next, A12. First row, second column, right? Now, A21, second row, first column, and A22, second row, second column. Alright? Now, I have to find the value of A11, A12, these elements we have given with relation of aij. What it is? I minus 2j whole square upon 2. So now, if I want to find the value of a11, I will put I and j both equals to 1. So I means 1, j put 1 in place of 2, sorry, j. So it will come 2 square by 2. 1 minus 2 is minus 1 whole square. Minus 1 square is 1 by 2. So A11 is 1 by 2. Similarly, A12, put I as 1 and J as 2. So I1, J2, so 2 into 2, 4 square by 2. Now see, 1 minus 4 minus 3 and minus 3 square is 9 by 2. Now A21, so I as 2 and J as 1. So put value here, I2, J1 whole square by 2, it will become 0. And now A22, I2, J also 2, 2 to the 4 square by 2. So how much? 4 by 2. Sorry, 2. Correct? So now we have all the elements. Now I am substituting back the values. So I will write A11 is 1 by 2, A12 is 9 by 2, A21 is 0, and A22 is 2. So this is the final answer. Construct a matrix. So we have constructed the matrix following this condition. Similarly, for this one also, second part. Now Aij is minus 2i plus 3j mod. Again 2 cross 2. So same elements A11, A12, A21 and A22. So I am finding A11. Put I and j both as 1. So it will become minus 2 plus 3. Minus 2 plus 3 is 1 and mod of 1 is 1. A12, I1, J2. It will become 4. A21. So I2 minus 4 and J1. It will become minus 1, but it's mod minus 1. So it will become again positive. And A22, I also 2 and J also. So it will become 2. So matrix, I can say it's B. A11 is 1, A12 is 4, A21 is 1, and A22 is 2.
So here is the answer. Now we are moving further. Now it's time to learn about types of matrices. What type of matrix it can be? A matrix is first type is a matrix is said to be a row matrix if it has only one row. See, जो फर्स्ट एग्जांपल था जहां पे हम ऑर्डर की बात कर रहे थे 28 एंड 13 वाला, वहां पे हमने देखा 1 इंटू 28 28 इंटू 1 हैविंग ओनली वन रो और ओनली वन कॉलम. सो हेयर इज द टाइप. जो भी मैट्रिक्स ओनली वन रो कंटेन करती है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स. एंड सिमिलरली अब अगर एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है तो हम उसको नाम देते हैं कॉलम मैट्रिक्स का. करेक्ट. देखिए दोनों का एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको. सपोज मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे रो एक ही रखूंगा. मान लीजिए 5 - 2 0 1 4 3. रो कितनी दिख रही है हमें? 1. तो m क्रॉस n नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6. टोटल 6 कॉलम्स 1 इंटू 6. तो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 6. सो रो ओनली एक है, ये रो मैट्रिक्स है. ठीक. नो मैट्रिक्स भी मैं इसी को कॉलम में बदल रहा हूँ. इन एंट्रीज को मैंने कॉलम के अलॉन्ग रख दिया. इस केस में क्या हो जाएगा? अब देखिए रो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, बट कॉलम सिर्फ एक. सो 6 इंटू 1. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रो तो 6 है बट नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली 1. सो ये क्या हो गई? ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई. थर्ड पॉइंट, मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. ठीक है, नाम याद रखना है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो. ओके, अगर किसी मैट्रिक्स में सारी की सारी एंट्री जीरो हो तो उसका नाम होता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स. बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर एक टर्म यूज कर देंगे कि दिस इज अ नल मैट्रिक्स, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज अ रो मैट्रिक्स. तो हमें पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है. ठीक है. सो डिनोट किया जाता है ओ से. जैसे कभी मेरे को लिखा कि ओ एक नल मैट्रिक्स है और ये लिख दिया 3 × 2, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि ओ नल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2. मतलब नंबर ऑफ रो 3 होनी चाहिए बट नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ही होने चाहिए, है ना. देखिए, और सारी एंट्री क्या है? जीरो. देखिए कितने रो हो गई? 1 2 3, कॉलम्स हो गए 2. तो ये हो गया 3 × 2 का एक नल मैट्रिक्स. ठीक. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स. A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix. So if m and n are equal, then this matrix is known as square matrix. And also we can say that square matrix of order n. See, अभी तक हम देख रहे थे कि भाई मैट्रिक्स है m क्रॉस n, उसका ऑर्डर है. अगर m क्रॉस n उसका ऑर्डर है तो m क्या है? नंबर ऑफ रोज के लिए, एंड n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए. कभी कभी ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम्स 3 है, या कुछ भी 2 4 भी हो सकता है. लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है जब नंबर ऑफ रो और कॉलम्स बराबर हो, है ना? जैसे हमने अभी 3 × 3 का देखा या 2 × 2 का देखा. तो ऐसे मैट्रिसेस जहां पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, मींस m एंड n दोनों इक्वल हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स. और अगर m और n दोनों बराबर हैं, सपोज 3 के, है ना, मैं कह सकता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना. हमने स्टार्टिंग में ऑर्डर क्या डिफाइन किया था? m क्रॉस n. और अब मैं कह रहा हूँ ऑर्डर 3. तो अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये समझना है हमें कि भाई m क्रॉस n होता है या m/n होता है, लेकिन हमने सिर्फ 3 बोला है किसी क्वेश्चन में, या कहीं पे 3 लिखा हुआ है. इसका मतलब है वो दोनों नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इक्वल रहे होंगे, इसलिए उसको सिर्फ ऑर्डर 3 करके हम छोड़ सकते हैं. या फिर हम 3/3 3 × 3 लिख सकते हैं. बट अगर जब स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैंने बोला ऑर्डर n, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रो भी n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है.
तो देखिए अब इस पे मैट्रिक्स में फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन होता है, तो वो और देख लेते हैं अपन। तो देखिए क्या क्या स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहली बात डायगोनल मैट्रिक्स आता है। तो सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। ये बात तभी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनकी बात स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही डिफाइंड है। जो भी डेफिनेशन है दी गई है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर ही है। तो इसीलिए अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो ना डायगोनल, स्केलर या आइडेंटिटी कुछ भी नहीं हो सकती। अगर ये है तो इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स मस्ट बी सेम। सो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो हों। लिख देता हूं चलिए मैं यहाँ पे, इफ all the elements except diagonal elements of a square matrix are zero, then it is known as diagonal matrix. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एक नया टर्म आ गया है डायगोनल। पहले तो मैं आपको डायगोनल समझा देता हूँ। वैसे तो आपको पता है भाई, आप ज्योमेट्री में डायगोनल्स देखते हैं अपोजिट वर्टिसेस को मीट कराने वाले। पर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, जो हमारा ये सबसे पहला एलिमेंट होता है ना, जो टॉप लेफ्ट पे होता है 1 1 से जहां स्टार्ट करते हैं, उसको हम लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं, है ना। 1 1 क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा तो 1 1 यही है, यही मेरा लीडिंग एलिमेंट होता है ना। तो जो हमारा डायगोनल है ना, वो यहीं से लेना है हमें। ये जो है ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। ऐसा नहीं डायगोनल बोला और आपने ये वाला ले लिया, नहीं, है ना। अदरवाइज ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो ये भी एक डायगोनल है। बट जब डायगोनल की बात यहाँ होगी मैट्रिक्स में, कुछ भी यूज हो सकता है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। हर एक केस में आपका डायगोनल यही चलता है। टॉप लेफ्ट से उठना है आपको 1 1 से, 1 1, दिस एंट्री इज 1 1, दिस एंट्री इज 2 2, a 2 2, second row second column, and this entry is 3 3, third row third column. So line joining here a11, a22, a33 is the leading diagonal, principal diagonal or simply diagonal. तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो इसे हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। नाउ पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको या समझना है कि हमने बोला है कि डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सब जीरो होना चाहिए। यानी कि ये तो कंपलसरी है ये जीरो हो जाए। लेकिन हमने डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कुछ भी नहीं बोला है कि वो जीरो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये भी जीरो हो सकते हैं, है ना, और नहीं भी हो सकते हैं। इन पे कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। बट इनके अलावा जो कुछ है वो सब जीरो होना ही चाहिए। ठीक है। तो उस केस में हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको लिखने का एक तरीका होता है शॉर्ट फॉर्म में डाया। डाया मीन्स डायगोनल, और हम इस तरह से ब्रैकेट लगा के, हमें पता है डायगोनल एलिमेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी सब तो जीरो होंगे। तो D1 D2 D3 हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिख देने हैं Dn तक इस तरह से। अब अगर कभी ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, जैसे D1 D2 D3 है, सपोज करिए इक्वल हो गए किसी भी एलिमेंट A के, है ना, तो अब ये इस तरह का दिखेगा, है ना। तो इसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। जब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। मैंने पहले ही बोला डायगोनल मैट्रिक्स के, इसका मतलब बाकी सब तो ऑलरेडी जीरो रहे होंगे, तो और डायगोनल वाले हो गए इक्वल, तो इसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अगर कल को ये जो एलिमेंट इक्वल हुए ए के, ये वैल्यू 1 हो जाए, मींस सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं और वो भी 1 के इक्वल हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये रिप्रेजेंट होती है आई से, आई से। जैसे मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन अगर आपको मिल गया इसका मतलब है ऑर्डर एन है ना, 1 1, बाकी सब जीरो है ना। चलिए 4 क्रॉस 4 का लिख देते हैं। तो 4 रो 4 कॉलम,
देखिए हर बार मैंने डायगोनल एलिमेंट को, ये है 4x4 का, तो इसको आई एन नहीं बोलेंगे, हम I4 बोल देंगे ना। तो देखिए 4 रो है, 4 कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड A44 फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। तो डायगोनल ये हो गया, ठीक है। तो ये I4 अपन इसको लिख सकते हैं कि भाई फोर्थ ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अगेन एक और सिंपल सी बात, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है। कि दो मैट्रिक्स, अब जैसा नाम है क्लियर है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, की दो मैट्रिक्स को हम इक्वल करवाने जा रहे हैं, वेदर दे आर इक्वल और नॉट, है ना। सो मैट्रिसेस ए, जिसको हमने मान लिया उसका एलिमेंट स्मॉल ए है, आई जे, आई रो जे कॉलम, है ना। एंड बी, इसका एलिमेंट मैंने मान लिया स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, B11, B12, B13 एंड सो ऑन। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ, कंडीशन है कि ये कब इक्वल होंगी और कब इक्वल नहीं होंगी। क्या कंडीशन है सर? फर्स्ट कंडीशन, बोथ हैव द सेम ऑर्डर। अगर आप दो मैट्रिक्स को इक्वल करवाना चाहते हो या इक्वल बोलना चाहते हो, आइडेंटिकल, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ईच पेयर ऑफ आई एंड जे, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मतलब A11 है तो B11, दोनों कैसे होंगे? इक्वल। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी एलिमेंट्स लिए हैं और एक एलिमेंट एक ये है, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर सेम 2x2, तो ये वाला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, A11 B11 के, A12 B12 के, A21 B21 से और A22 B22 से। जैसे इस एग्जांपल में देखिए आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए बराबर बी, लिखा ऐसे ही जाता है, इक्वल है अगर मैट्रिक्स तो हम ऐसे ही लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी, राइट। सो देखिए ए बराबर बी बोला है, तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए ये भी 2x2 है, दो ही रो है और दो ही कॉलम है, यहाँ पे भी दो ही रो है और यहाँ पे दो ही कॉलम है, तो ऑर्डर दोनों का 2x2 का है, तो ये इक्वल है ऑर्डर। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कराते जाइए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके होना चाहिए, ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला एलिमेंट ऑलरेडी इसके इक्वल है, बाकी एलिमेंट्स को इक्वेट करा देखिए 1 1 है ना, तो A+4 यहाँ पे 2A+2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका 1 1 इसके 1 1 के, अब इसका 1 2 इसके 1 2 से, एंड 3B इक्वल टू होना चाहिए B² + 2 के, एंड 8 इक्वल टू 8 है ही, सो -6 होना चाहिए B² - 5B के। तो देखिए यहां से देखते हैं, ए को उस साइड ले गए तो 2A - A हो जाएगा और 4 - 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो बहुत आराम से मिल गई अपने को, कितनी? 2। अब बी निकालते हैं यहाँ से, B² - 3B + 2 = 0। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, -3B को क्या लिख सकते हैं हम? -2B - B, and now it will be factorized, basically B - 1 B - 2। आई होप फैक्टराइजेशन आपको आता है। तो ये हो जाएगा B² - 3B + 2। तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई 1 और 2। अब मुझे देखना है कि क्या होगा इसमें, कौन सी सही है। तो आप यहाँ से आइए, अब आपके पास दो चॉइस है, आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से B की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जो दोनों में कॉमन वैल्यू हो वो हमारा आंसर हो जाएगी, या फिर यहाँ से जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, जो वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर देगी वो मेरा आंसर हो जाएगी, राइट। तो देखिए चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा? B² - 5B + 6 = 0, राइट। सो आई कैन से B - 2 फैक्टराइजेशन एंड B - 3 बराबर 0, और यहाँ से आएगा B = 2 और B = 3। अब समझिएगा यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम 1 2 3 सबको ले लेते हैं या जो कॉमन है वही, तो क्यों लेंगे और किसको लेंगे इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए हमने कहा ये एलिमेंट इसके इक्वल होना ही चाहिए,
एंड ये इसके, एंड ये इसके, एंड ये इसके, सारे के सारे करस्पॉन्डिंग होने ही चाहिए। मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल हो, एंड लगा है, ये भी हो, एंड ये भी हो, सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो ऐसा पॉइंट होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो हमें दोनों में जो कॉमन एंट्री होती है वो लेनी होती है। तो यहां से आप देखेंगे b इक्वल टू 2 हमारा कॉमन है, क्योंकि b इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई होता है, ये नहीं होता, और 3 पे ये होता है तो ये नहीं होता। बट b इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों सेटिस्फाई होता है। सो b की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड a की वैल्यू भी 2 आ चुकी है। तो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2, ये हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर होगा a और b की वैल्यू के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 में है आई थिंक। देखिए कैसे करेंगे। अगेन इक्वल कराना है मैट्रिक्स पेयर को। आप ऑर्डर चेक करेंगे, दोनों 2x2 के मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे भी 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, एंड सेम हेयर ऑल्सो। सो ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। इक्वल कराना है, ठीक, तो करा देते हैं। 3x + 7 0 होना चाहिए एंड 5y - 2। देखिए क्या किया मैंने, इसका 1 1 इसके 1 1 से, इसका 1 1 इसके 1 सॉरी, इसका 1 2 इसके 1 2 से, यहाँ पे 2 1 इसके साथ और यहाँ पे इसके साथ, एंड y + 1 मस्ट बी इक्वल टू 8 एंड 2 - 3x इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं ना। यहाँ से क्या आएगा, 3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू -7/3, एंड यहाँ से y आ जाएगा 5 + 2 7। यहाँ से भी आप देखेंगे y 7 आ गया, तो बिल्कुल सही है, दोनों जगह ही एक ही रखा जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे y कुछ और रख दें, यहाँ पे y कुछ और रख दें। दोनों जगह y रखा जाएगा तो सेम वैल्यू, बिल्कुल ये सही है। और यहाँ से 3x इक्वल टू 2 - 4, x इक्वल टू -2/3। ओह, देखिए ये क्या हुआ, y की वैल्यू तो 7 आ गई, दोनों जगह सेम आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, एंड है, सबको सेटिस्फाई होना चाहिए। पर x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे कितनी, -7/3, और यहाँ पे कितनी, -2/3। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक जगह -2/3 एक जगह -7/3, तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, आप समझिए कि जब हम इसको इक्वेट कराने गए तो ये वाला पार्ट इसके, ये वाला इसके, ये इसके और ये इसके, चारों एक साथ इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रही। जब मैं इसको इक्वेट करा रहा हूँ तो x कुछ और आ रहा है, और यहाँ पे इक्वेट करा रहा हूँ तो x कुछ और आ रहा है। इसका मतलब ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। नो पेयर ऑफ x, y पॉसिबल, या नो पेयर ऑफ वैल्यूज, तो नॉट पॉसिबल टू फाउंड हो जाएगा यहाँ पे ना। चलिए अपन लेते हैं इसके लिए लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। अगेन ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है ना, एक्सरसाइज में है 1 में 3.1 में। देखिए इसमें थोड़ा सा 11th का एक चैप्टर यूज होगा, वो है पी एंड सी। कैसे, इन्होंने बोला है कि 3x3 के अपने को मैट्रिक्स बनानी है, बट कंडीशन क्या है, विद ईच एंट्री 0 और 1। मींस जो हम 3x3 में यहाँ पे एंट्रीज पुट करने वाले हैं वो या तो 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, 1। तो इस तरह से मैं कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल टोटल कितने बना सकता हूँ मैट्रिसेस। ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्स बनेंगे भाई, मेरा मन हुआ यहाँ पे 1 1 रखूंगा, यहाँ 0 0 1 0, है ना, बहुत सारे पेयर बनेंगे बदल बदल के 1 0 में। तो देखिए आपको 3x3 है, मीन्स टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9। आपको टोटल 9 एलिमेंट्स को फिल करना है ना। आप ध्यान से देखिए, आप ऐसे समझिए 9 एलिमेंट्स हैं। ओके, मुझे ये वैल्यू चाहिए। अच्छा, हर एक वैल्यू लेने के लिए, हर एक एलिमेंट को लेने के लिए मेरे पास दो वैल्यूज अवेलेबल है, या तो मैं 0 रख सकता हूँ या 1। तो आप याद कीजिए पी एंड सी में जो सीखा था हमने, मेरे को ये प्लेस फिलअप करना है, ये सीट फिलअप करनी है, और मेरे पास दो चॉइस अवेलेबल है, या तो मैं 0 से फिल करूं या फिर
1 से, है ना? तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 2 नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे भी मेरे पास 2 नंबर ऑफ वेज, 0 और 1, अगेन 0 एंड 1, हर जगह मेरे पास 2 चॉइस, टोटल 9 प्लेसेस है, 2:9। तो इन 9 जगह को फिल करने के तरीके बाय यूजिंग 0 और 1, दैट विल बी 2:9, जो कि 512 होता है, राइट? सो 512 हमारा ऑप्शन भी है ये। तो ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी ऐसा हो, तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, है ना? वी विल ट्राई टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स, राइट? नाउ यहाँ तक आपको अब क्या करना है, जैसे आपको सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस हुए ये आप नोट्स प्रॉपर बनाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? वो आपके कॉन्सेप्ट्स वहां तक के हम कवर कर चुके हैं। तो उससे पहले जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप उनको भी अटेम्प्ट करें, और साथ के साथ जो एक्सरसाइज 3.1 है, आप उसे कंप्लीट सॉल्व कर लें। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।